काफी देर हो गई है, मेरी तीनों नंद अभी तक घर नहीं आई। नंदिनी ऐसा सोच रही थी कि तभी उसकी तीनों नंद कॉलेज से घर आ जाती हैं। भाभी, भैया अभी तक आए नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। क्या हुआ? हमारे कॉलेज की टीचर ने हमें फीस जमा करने के लिए कहा है। अगर हमने समय पर फीस जमा नहीं की तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये तो बहुत समस्या की बात है। तुम्हारे भैया को तो अभी काम भी नहीं चल रहा। भाभी, अब हम तीनों की पढ़ाई का क्या होगा? क्या हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम पढ़ाई करोगी, तुम्हारी पढ़ाई के लिए फिर चाहे मुझे ही कहीं नौकरी क्यों ना करनी पड़े। ये सुनकर तीनों नंद चुपचाप मायूस बैठ जाती हैं। तुम तीनों को भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, मैं तुम्हें ला कर देती हूँ, खा लेना और उसके बाद पढ़ाई कर लेना। नंदिनी ऐसा कहकर रसोई में जाती है और तीनों नंद के लिए पीली खिचड़ी प्लेट में डालकर लेकर आती है। तीनों नंद चटाई पर बैठकर खिचड़ी खाती हैं, जिसके बाद वो तीनों पढ़ाई करने बैठ जाती हैं। कुछ ही देर बाद उनका भाई अरविंद काम पर से वापस आता है। अरे, तुम तीनों इस तरह उदासी भरे चेहरे लिए क्यों बैठी हो? कोई बात है तो बताओ। इनकी कॉलेज में फीस जमा होनी है जो अभी तक नहीं हुई है। अगर फीस जमा नहीं हुई तो इन्हें निकाल दिया जाएगा। अरविंद ये सुनकर कहता है, मालिक पैसे नहीं दे रहा। बहुत बोलने के बाद तो उसने मुझे ये राशन लायक पैसे दिए हैं, जिससे मैं बस राशन ही डलवा सकता हूं। अरविंद राशन वाले पैसे नंदिनी को दे देता है। इन पैसों से घर के अंदर राशन डलवा लेना। जब बाकी के पैसे मिलेंगे तो अपनी बहनों की फीस भर दूंगा। घर की परेशानियों को देखकर गरीब भाभी बहुत उदास हो जाती है। वो पैसे लेकर शाम को जब राशन लेने जाती है तो आधे पैसों का राशन लेती है और आधे पैसे बचा लेती है। फिलहाल तो इतने पैसों का ही राशन ले आती हूँ, बाकी के पैसे मैं बाकी के दिन के लिए रख लेती हूँ। नंदिनी ऐसा कहने के बाद राशन की दुकान से वापस अपने घर की तरफ आने लगती है, लेकिन रास्ते में एक कबाड़ की दुकान पड़ती है। कबाड़ी की दुकान पर एक सिलाई की मशीन रखी होती है जो थोड़ी पुरानी थी। उसे देखकर नंदिनी कबाड़ी वाली दुकान पर जाकर उस आदमी से कहती है, भाई साहब, क्या ये सिलाई की मशीन चलती है? वैसे तो सिलाई की मशीन में जंग लगा हुआ है, लेकिन अगर इसे 2 दिन तेल डालकर धूप में छोड़ दिया जाए तो ये बहुत रफ्तार के साथ चलेगी। बहुत अच्छी सिलाई मशीन है और पुरानी भी है। अगर मैं इसे खरीदना चाहूँ तो कितने में मुझे मिल जाएगी? अगर तुम खरीदना चाहती हो तो खरीद लो। जितना तुम्हारा मन करे तुम पैसे दे दो। मेरे लिए तो ये कबाड़ा ही है। नंदिनी के पास राशन में से ओनली 200 रुपए ही बचे थे। वो उन पैसों को कबाड़ी वाले को दे देती है और सिलाई की मशीन उठाकर घर ले आती है। अरे भाभी, ये क्या लेकर आई हो आप? दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? ये एक सिलाई की मशीन है। ये तो बहुत पुरानी सिलाई की मशीन नजर आ रही है। इस सिलाई की मशीन से आप क्या करोगी? ये तो चलेगी भी नहीं। मैं इसे ठीक करूंगी और उसके बाद इसे चलाऊंगी। फिर सिलाई करके मैं कुछ पैसे जोड़ूंगी जिससे तुम्हारी फीस जल्दी से जल्दी इकट्ठी हो सके। बेचारे तुम्हारे भैया भी कब तक अकेले करते रहेंगे। नंदिनी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसकी तीनों नंद उसे गले से लगा लेती हैं। भाभी, आप हमारे बारे में कितना सोचती हो। भगवान करे ऐसी भाभी हर किसी को मिले। अच्छा हुआ भगवान ने हमें आप जैसी भाभी दी, वरना तो आजकल की भाभी अपनी नंद के ऊपर हुक्म चलाने के अलावा और कुछ नहीं करती। अच्छा, ये बात है। चलो, मैं भी तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाती हूँ। अब तुम तीनों जाकर चुपचाप पढ़ाई कर लो, तब तक मैं भी इस मशीन को ठीक कर लेती हूँ। नंदिनी की बात सुनकर तीनों नंद पढ़ाई करने बैठ जाती हैं और इधर नंदिनी सिलाई मशीन को ठीक करती है और उसमें तेल डाल देती है, जिसके बाद वो उसे धूप में छोड़ देती है। 2 दिन बाद जब नंदिनी उस सिलाई मशीन को चलाती है तो वो मक्खन की तरह चलने लगती है। ये सिलाई मशीन तो बहुत अच्छे से चल रही है। चलो, अच्छी बात है। अब मैं लोगों के लिए कपड़े सिला करूंगी और पैसे जोड़ूंगी। नंदिनी गांव की औरतों को अपनी सिलाई के बारे में बताती है। नंदिनी ने शादी से पहले ही सिलाई का कोर्स किया हुआ था, लेकिन मशीन न होने की वजह से वो कभी कपड़े नहीं सिल पाई। लेकिन अब जब उसके पास मशीन है तो वो गांव की औरतों के कपड़े सिलना शुरू करती है और उनमें बढ़िया बढ़िया डिजाइन डालती है, जिससे सभी को उसके सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, आपने तो मेरे कपड़े में जान ही डाल दी। कितने सुंदर डिजाइन बनाए हैं। आपने सिलाई तो आप जैसी ही करी है। मैं तो अब से अपने सारे कपड़े आपके पास ही सिलवाया करूंगी। शालू इतना कहकर अपना सूट लेने के बाद नंदिनी को पैसे दे देती है। पैसे इतने इकट्ठे हो जाते हैं जिससे कि नंदिनी बहुत जल्द अपनी तीनों नंद की कॉलेज की फीस भर देती है। कुछ दिन बाद नंदिनी सभी काम खत्म करने के बाद सिलाई की मशीन पर कपड़े सिल रही थी। उसी वक्त कॉलेज से उसकी तीनों नंद घर आती हैं और अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी, आपको पता है हमारे कॉलेज में कंपटीशन रखा गया है और उस कंपटीशन में मनीष मल्होत्रा भी आ रहा है। कंपटीशन में हर लड़की ने पार्टिसिपेट किया है और हम तीनों ने भी। जो भी मनीष मल्होत्रा के डिजाइनों को टक्कर देगा उसे पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही नंदिनी के तो कान ही खुल जाते हैं। इनाम पर इतने सारे पैसे, लेकिन तुम तीनों को तो सिलाई नहीं आती। लेकिन भाभी, आपको तो आती है ना।
आप हम तीनों के लिए डिजाइनर लहंगा बना दो। अगर हम लोग जीत गए तो हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे। इतने सारे पैसों में हमारी शादी भी हो जाएगी और आप घर भी बनवा लोगी। कब तक इस टूटे फूटे घर के अंदर रहोगी? तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे डिजाइनर लहंगा बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, और मेरे पास जितना भी पैसा था वो सारा पैसा मैंने तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने में ही लगा दिया। यह सुनकर तीनों नंद मायूस हो जाती हैं और चुपचाप बैठ जाती हैं। अरे तुम उदास क्यों होती हो? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डिजाइनर लहंगा बनाकर कंपटीशन में तुम्हें जितवा सकूं। नंदिनी के इतना बोलते ही तीनों नंद उसे गले से लगा लेती हैं। अब दिन रात नंदिनी बस यही सोच रही थी कि वो मनीष मल्होत्रा की डिजाइनों को टक्कर कहां से दे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पैसे वाली तो थी नहीं कि जाकर मोती खरीद कर कोई लहंगा बना सके। एक दिन गांव के हैंडपंप पर पानी नहीं आ रहा था, तो नंदिनी पानी भरने के लिए नदी किनारे पहुंच गई, जहां उसे नदी किनारे छोटे छोटे सुनहरे प्यारे प्यारे पत्थर नजर आते हैं। कितने प्यारे पत्थर हैं, बिल्कुल जरगन की तरह चमक रहे हैं। वैसे इन्हें देखकर मैं सोच रही थी कि आजकल उर्फी जावेद किसी भी चीज से उल्टी सीधी ड्रेस बना देती है और वही फेमस हो जाता है। क्यों ना मैं भी पत्थर का जरगन की तरह इस्तेमाल करूं? कुछ हटके होगा तो क्या पता मनीष मल्होत्रा को पसंद आ जाए और मेरी नंद ये कंपटीशन जीत जाए। ऐसा सोचकर वो अपनी साड़ी के पल्लू में बहुत सारे अच्छे अच्छे पत्थर भरकर घर पर ले आती है। भाभी आप इतने सारे पत्थरों का क्या करोगी? अब बस तुम देखती जाओ मैं क्या करने वाली हूँ। नंदिनी ऐसा बोलकर एक साधारण कपड़ा लेकर उस पर जितने भी नदी किनारे से पत्थर लाई थी वो सभी लगाकर लहंगा तैयार करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते नंदिनी पत्थरों का बहुत सुंदर लहंगा और ब्लाउज बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी नंद राखी को पहनने के लिए कहती है। चलो नंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहले इस लहंगे को आप पहनकर देखो। राखी जब पत्थर से बना लहंगा पहनकर देखती है तो वो बहुत सुंदर और प्यारा लगता है। ये तो सच में बहुत सुंदर और प्यारा लग रहा है। ऐसे लहंगे की तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखना भाभी, अब तो कंपटीशन को हम ही लोग जीतेंगे। भाभी अब आप हमारे लिए कब बनाओगी लहंगा? कंपटीशन से पहले ही बना लूंगी, चिंता मत करो। कंपटीशन से पहले ही नंदिनी 3 लहंगे पत्थर के बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी तीनों नंद के साथ उनके कॉलेज में जाती है और उन्हें लहंगे पहनाकर तैयार करती है। चलो भाभी, स्टेज पर चलने का समय आ गया है। नहीं, तुम तीनों चली जाओ, मुझे तो घबराहट हो रही है। तुम्हारे कॉलेज के कितने सारे स्टूडेंट वहां बैठे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चलो कुछ नहीं होगा। जैसे ही एक के बाद एक सभी मॉडल स्टेज पर जाती हैं, सबसे आखिरी में नंदिनी अपनी तीनों नंद के साथ स्टेज पर जाती है और उनके पत्थर से बने लहंगे इतने सुंदर थे कि कोई अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। उनके लहंगे देखकर जोर जोर से तालियां और सीटियां बजने लगती हैं, जिससे नंदिनी का और भी ज्यादा हौसला बढ़ता है। तभी वहां मनीष मल्होत्रा आकर 10 लाख का चेक और अवार्ड देते हुए कहता है। कलाकार तो मैंने बहुत देखे, आर्टिस्ट भी बहुत देखे, लेकिन आप जैसा टैलेंट मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। मगर मेरे बने हुए लहंगे बहुत महंगे मार्केट में जाते हैं और ये पत्थर से बना हुआ बेस्ट लहंगा बहुत ही ज्यादा कीमती है। इस अवार्ड और इनाम के बाद मैं इन तीनों लहंगों को खरीदना चाहता हूँ। आप मुझे ये किस कीमत पे देना चाहोगी? माफ कीजिएगा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये लहंगे मैंने सिर्फ अपनी नंद के लिए ही बनाए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो इन्हीं में शादी करके विदा होएं। नंदिनी का यह कहना मनीष मल्होत्रा को जरा भी बुरा नहीं लगता। इसी तरह 10 लाख का इनाम जीतने के बाद नंदिनी बहुत जल्दी अपनी तीनों नंद के लिए लड़का ढूंढती है और उनकी शादी बहुत धूमधाम से करती है। शादी के बाद में बचे हुए पैसों से अपने पति का खुद का काम खुलवा देती है और घर की मरम्मत भी कर लेती है। इसी तरह वो दर्जी का काम करते हुए अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।